पैशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट और मैं हूं आशुतोष। देखिए, ये मणिपुर का जो मुद्दा है वो लगातार गहराता जा रहा है और इसे लेकर अब चर्चा आम हो चली है। मणिपुर में जिस तरह से जातीय संघर्ष में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारी सेनाएं और सुरक्षा बल लगातार वहां पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं, लेकिन हथियारों को वहां पर छीना जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अचानक से ये पूरा का पूरा मामला कैसे जो है भड़कता जा रहा है और मणिपुर में आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है? क्या ये सिर्फ जातीय हिंसा है या फिर इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है? इसे समझने की कोशिश करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, मणिपुर जो कि 1949 में भारत का हिस्सा बना, उस दौरान मैतेई समुदाय जो था उसे जनजातीय का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब मैतेई समुदाय को जनजातीय का दर्जा ना मिले, इसको लेकर नगा और कुकी जो कि ज़्यादातर ईसाई समुदाय से हैं, वहीं मैतेई जो है ज़्यादातर हिंदू समुदाय से हैं। तो नगा और कुकी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और इस पूरे की पूरी जो वजह है वो है मणिपुर हाई कोर्ट का एक उसमें टिप्पणी कि भाई लंबे समय तक मैतेई जो समुदाय है उसे क्यों आरक्षण से, जनजातीय आरक्षण से दूर रखा गया है। इस पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यहाँ पे कोई निर्देश नहीं जारी किए थे, लेकिन सिर्फ इतनी टिप्पणी के बाद ही ये पूरी की पूरी आग फैलती गई है। और हैरानी इस बात को भी लेके होती है कि मणिपुर के अगर भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए तो मैतेई समुदाय सिर्फ 10% हिस्से में रहते हैं, पहाड़ी हिस्से पे नगा और कुकी जनजाति वहाँ पे रहते हैं। आचार्य जी, आपके जरिए समझना चाहिए आखिर क्या वजह है जो ये उत्तर पूर्व का ये जो राज्य है जिसका बड़ा ही सुंदर सा नाम है मणिपुर, वो इस तरह से जल रहा है? इसमें आशुतोष जी, मतलब इसमें ये विवाद एक तरफ है और देश की स्थिति एक तरफ है। अभी इस छोटे छोटे विवादों को आप इस रूप में ना लें कि ये सामुदायिक विवाद हैं या इस तरीके के विवाद हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आप भारत की स्थिति को जानें। ज्योतिष देखो, ज्योतिष का जो आकलन होता है, आकलन ऐसे ज्योतिष नहीं कर देता है। हमारा एक आकलन होता है विस्तृत कि अब इस देश में तरक्की होगी, इस देश में हिंदुइज्म जागृत होगा, या इस देश का सनातन पूरी दुनिया में फैलेगा, तो उसके पीछे हमारा आधार होता है। आज जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, मुस्लिम और लेफ्ट ये कभी भी साथ साथ नहीं होते। जो लेफ्ट देश में मुस्लिमों की क्या हालत है आपने देखा होगा। मुस्लिमों के यहाँ लेफ्ट बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में लेफ्ट और मुस्लिम मिलकर उपद्रव करते हैं। इतने ईसाई पाकिस्तान में मारे जाते हैं, कोई ईसाई देश पाकिस्तान का विरोध नहीं करता है, लेकिन भारत में ईसाइयों के साथ कुछ होता है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सेम स्थिति यहाँ की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, भारत के चारों तरफ जितने भी राज्य बने हुए हैं, सब में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और जितने इस तरफ के देश हैं, उत्तर पूर्वी देश हैं, यहाँ पर चीन उपद्रव किए हुए हैं। म्यांमार पर चीन का पूरा कब्जा है, म्यांमार चीन के अंडर में पहुँच चुका है, और वहाँ से उपद्रव फैलाने के लिए सारी चीज़ें वहाँ से इकट्ठी होती हैं। और इन छोटे छोटे लोगों के लिए वो चंदा भी देता है और हथियार वगैरह भी सब पकड़ में आते ही। अब तो ड्रोन मोन से हथियार फेंक रहा है, चाइनीज़ हथियार अब प्राप्त हो रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कश्मीर में पाकिस्तानी हथियार मिलते थे, अब वो भी हो गया है। तो सेम स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ भौगोलिक स्थिति में जो 2024 का जो चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और आपने देखा होगा पूरी दुनिया के कई एक उद्योगपति था, वो पैसे लेके घूम रहा है कि 7,000 करोड़ कितने लेके आया कि मैं उतने तो चुनाव में हरा दूंगा, इसके लिए वो लगे हुए हैं। तो ऐसी कई मिशनरीज अपने हिसाब से काम कर रही हैं। मुस्लिम के जो संगठन है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और चीन अपने हिसाब से काम कर रहा है। भारत में अव्यवस्थाएं फैलाने के लिए सारी ये परिस्थितियाँ नेगेटिव होती जा रही हैं। तो उस दृष्टि से यदि मणिपुर को देखते हैं तो अभी तो आसाम में मुख्यमंत्री ठीक बैठा हुआ है, नहीं तो मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब सुलगने वाली जगह पर हैं। यहाँ कोई भी कभी भी उछल के और उपद्रव खड़े करना शुरू कर देता है। तो ये जो स्थिति है भारत की कुंडली के हिसाब से यदि हम इसका अध्ययन करेंगे तो उत्तर पूर्वी हिस्से में शुक्र, शनि, चंद्र, राहु, सूर्य, 5 ग्रहों का योग तो यही बन रहा है। और यही 5-6 देश यहाँ पर हैं जो उपद्रव की आड़ में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में इन्हीं में ही बहुत ज़्यादा विध्वंस होगा। प्राकृतिक जो प्रकोप होंगे वो भी अब यहीं ज़्यादा होंगे। मुझे दिखता है बिहार से लेकर ऊपर तक के जितने हैं ये सब प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति आने वाले समय में जो बनेगी बहुत अच्छी नहीं होगी वहाँ पर ज्योतिषी गणना के अनुसार।
तो उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से क्षेत्र बिगड़े हुए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद ये सारे जो स्टेट हैं जो अभी बिगड़े हुए हैं ये सब सुधरना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मामला है 2024 के चुनाव का। चुनाव जैसे होगा वैसे सारे ठंडे पड़ जाएंगे। जैसे मैंने कश्मीर के बारे में बोला था कि जैसे ही अगली चुनाव में जीतेगा और कश्मीर का मामला हल होगा, वो देखो आप हलुआ पड़ा और अब शांति शांति है। तो ये 24 के बाद स्थिति सुधरेगी और तब तक ये नेगेटिव रूप से बने रहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपद्रव खड़ा होता रहे। और अब समय चूंकि कम बचा है तो प्रतिदिन एक उपद्रव खड़ा करेंगे तो भी आसानी से हो सकता है। तो वो स्थिति इसमें राजनीतिक ज़्यादा है। मतलब ये जो है आग सुलगती रहेगी, आग सुलगती रहेगी, बंद नहीं होगी जी। इसके पीछे क्या चीन जैसे, हाँ इसके पीछे टोटल ही चंद्र चल रहा है 2015 से 2025 तक। और 15 में जैसे ही बीजेपी सरकार आई है और चीन की तरफ से जो भारत में घेराबंदी उसकी करना शुरू की है, तब से फिर बौखलाना शुरू हुआ है। और उस तरह से वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपद्रव करता हुआ और भारत को परेशान कर ही पहले इकट्ठा कर रहा था लोगों के लिए, अब परेशान करना शुरू कर दिया। तो उसका इसमें हाथ है और वही स्थिति नेगेटिव किए हुए है। पर ठीक है, कुछ समय तक कर लेगा, इसके बाद तो ठीक होगा जी। इसका क्या और भी कोई घातक परिणाम, क्योंकि लगातार जो है जातीय हिंसा में काफ़ी जो लोग मारे जा चुके हैं, तो क्या अभी भी मतलब मृतकों की संख्या में इजाफा होता रहेगा, संख्या बढ़ती रहेगी, या कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे हमारे सुरक्षा बल? नहीं, सुरक्षा बल तो हमारा चौकन्ना रहता है, तो निश्चित रूप से वो उनके नियंत्रण से स्थिति तो अभी भी बाहर नहीं है। अब छोटी छोटी हिंसाएँ होती हैं तो ऐसे समय में ये भी होता है कि सुरक्षा बल भी देखकर ही गोली चलाते हैं, नहीं तो और नया उपद्रव खड़ा सुरक्षा बलों को प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इन स्थिति को देखते हुए अभी जो समय चल रहा है दिसंबर 2022 से जुलाई 23 तक का केतु का है, चंद्रमा में केतु चल रहा है, इसलिए ये आग की तरह खबरें फैलती हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे भी आपने देखा एक तूफान आया, अब ये तूफान जिस तरह से चल रहा था उस तरह से तो लाखों लोग मारे जाने थे, लेकिन 20, 22, 25, 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। वो इतना तो एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं। तो भारत उस दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह से खबरें आती हैं वो खबरों को प्रस्तुत करने का तरीका गलत है। यदि हम पूरी दुनिया के इस तरीके के उपद्रवों को देखें तो यहाँ से ज़्यादा लोग कई जगह मारे जा रहे हैं। आज यदि और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इधर भी चले जाओ तो रोज़ उससे बड़ी हिंसाएं हो रही हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया उस देश के खिलाफ नहीं जाती, इसलिए वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। और यहाँ यही एक नेगेटिव रोल निभा जाते हैं और उल्टी पुल्टी तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है, वो ठीक नहीं होता है। पर जहाँ तक कुंडली के अनुसार स्थिति जो बनती है 11 जुलाई तक तो स्थिति बनती है, पर 11 जुलाई के बाद स्थिति कंट्रोल होना शुरू होगी और जितना अभी इसका विद्रोह रूप दिख रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे आचार्य जी भी प्रश्न किया, कोई राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है या कुछ हमारी फौजों को विशेष कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें? हाँ, जैसे ही केतु हटने के बाद शुक्र आएगा तो शुक्र में फौज को विशेष अधिकार मिलता है और उसके बाद फिर फौज इस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। तो वो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। और वैसे तो मैं आपको बता दूँ 2026-27 में तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन के आसार कुंडली के हिसाब से मुझे दिख रहे हैं जो परिस्थिति बनेगी। पर अभी की जो स्थिति वो इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है जितनी की दिखाई देती है। यानी कि उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है उत्तर पूर्व का ये जो राज्य शांति जो है व्यवस्था कायम हो जाएगी। थोड़ा बहुत छुटपुट हिंसा जरूर वहाँ पे चलती हाँ, रहेगी। जो अभी जो चल रहा है वो हिंसा कुछ बढ़ेगी और अभी वहाँ से आगे भी फैलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि यहीं अब हुआ, जैसे ही मणिपुर का होगा फिर अभी मेघालय, नागालैंड, ये भी अब धीरे धीरे सुलगेंगे थोड़ा से, तो एक हटेगा फिर दूसरी जगह पे आ जाएंगे। तो एक प्रूफ करना है कि इनके राज्य में लगातार हिंसाएं बढ़ रही हैं और लगातार यहाँ पिटाई हो रही है। और चूंकि अंदर तो आप घुस नहीं सकते, क्षेत्र लगे हुए हैं, बाउंड्री लगी हुई है और हमारे यहाँ कोई सील बाउंड्री है नहीं। और अभी तक के प्रशासन ऐसे रहे कि उन्होंने वहाँ से आने वालों पर भी सख्ती नहीं की। बांग्लादेश से बंगाल में जाओ, बंगाल से बिहार में जाओ, बिहार से यूपी आओ, यूपी से प्रदेश में कहीं भी घूम जाओ, तो व्यक्ति भाषाएं बदल लेता है इतनी जगह आके और अपराधी इस तरह से एंट्री कर जाता है। तो ऐसी ही एंट्री कर करके म्यांमार से लोग आ गए, चीन से लोग आ गए। सूरतों में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, कुछ दिन में ट्रेंड हो जाते हैं फिर उपद्रव फैलाते हैं। तो ये जो हो रहा है ये बाहरी जो हमारे बॉर्डर है उन पर ही होगा। और अब चूंकि सुरक्षा जब चौकन्नी हो तो सारी चीज़ कंट्रोल कर लेती है और अभी इतने समय तक इन चीज़ों पर इतना गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। तो ये स्थिति नेगेटिव थी, पर अब स्थिति जो है चंद्र की, ये भारत की सुरक्षा की स्थिति है। और भारत कुदरतन, मतलब नेता भी पैदा हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मोदी है तो बहुत बड़ा मोदी आ गया, कुदरत ने ही मोदी को पैदा किया है, कुदरत ने ही इनको, इससे पहले ही प्रधानमंत्री रहे। जो सोच डेवलप होती है वो ग्रह के अनुसार होती है और व्यक्ति फिर वैसे कार्य करना शुरू करता है।
तो इसमें जो स्थिति है अब वो काम करने की, वो टोटल पॉजिटिव रहेगी और निश्चित रूप से मणिपुर की स्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी। फिर आगे दूसरी आग लगेगी, फिर वो सुधरेगी। जी अच्छा जी, एक प्रश्न और लेना चाहूँगा। अरुणाचल को लेकर हमेशा से ही चीन से हमारी तनातनी रही है, नज़दीक में ही मणिपुर है, तो क्या चीन इस उपद्रव का कुछ फ़ायदा उठा सकता है, भारत के खिलाफ कुछ मुहिम चला सकता है? ये उपद्रव तो उसने देख लिया कि अब मैं फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगा। अब तो भारत को इकोनॉमिक रूप से कैसे तोड़ा जाए, पूरी दुनिया में भारत को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि कश्मीर के रूप में बदनाम करते करते तो अभी खुद ही बदनाम हो गए। तो अब कश्मीर का मुद्दा हटाकर दूसरे प्रदेशों से भारत को बदनाम किया जाए, तो ये बदनाम करने की उसकी साजिश है, बस इतना ही वो कर पाएगा। तो बाकी तो चीन की दुर्गति तो आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, फिर हम टीवी चैनल पे बताऊंगा चीन कैसा फूटा है, उसके बम वहीं फूटेंगे। और जिस तरह आधे से ज़्यादा चीन, आज भी बोल रहा हूँ, आधे से ज़्यादा चीन पानी में डूबेगा। अच्छा तैराक पानी में मरता है। और ये चीन जिस तरह से समुद्री सीमाओं का अतिक्रमण करता है ना, तो ये गारंटेड उसी बात को लेकर मेरी भविष्यवाणी है कि जो जैसा होता है वैसा ही कुदरत उसको दंड देती है। तो आधा चीन तो पानी में ही सुहा होगा, तो बचा कुचा चीन उसके बमों से सुहा होगा। और स्थिति ये बनेगी कि ये अपने आप को संभाल भी नहीं पाएगा, और 26 से 28 के बीच में हो जाएगा, जो बहुत लंबा टाइम अब इसमें नहीं है। नहीं बचा। चलिए, बहुत मुझे पिछली बार भी याद है जब आपने इस तरह की भविष्यवाणी की थी पाकिस्तान को लेकर, तो मैं काफ़ी चौंक गया था, हैरान हो गया था। लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, उससे आपकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सत्य साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं हम भारत के जो दुश्मन मुल्क को लेकर आपने जो भविष्यवाणी की है, वही भविष्य में सत्य साबित होगी, ये हम कामना करते हैं। आचार्य जी, आपने हमें समय दिया, महत्वपूर्ण विचार साझा किए, और इस पूरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, मणिपुर को लेकर ये बात साफ हो चली कि इसे सिर्फ जातीय संघर्ष के तौर पर देखना यहाँ पर गलती होगी हमारी। इसके पीछे बड़ी साजिश है, देश विरोधी साजिश है, जिसमें चीन एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है और बाहरी उपद्रवी तत्वों के जरिए मणिपुर में अशांति फैला रहा है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि आने वाले दिनों में जो है मणिपुर सुलगता रहेगा, हिंसा बनी रहेगी, लेकिन ये हिंसा आसपास के राज्यों में फैलेगी। लेकिन इसका जो परिणाम ये होगा कि भारतीय सुरक्षा बल, जिसके पास जल्द ही कुछ विशेष जो है अधिकार आएंगे, उसके ज़रिए वो उत्तर पूर्व के राज्यों में एक बार फिर शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। आचार्य जी ने यह भी साफ कहा है कि ये तमाम जो घटनाक्रम है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव पूरे होंगे, भारतवर्ष अपना जो भाग्य जो है वो लिखेगा। उसके बाद से ही ये तमाम जो घटनाक्रम है, तमाम जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, वो अपने आप ही विराम की ओर चली जाएंगी। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।